ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अपवाह तंत्र तथा प्रतिरूप। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। तो अपवाह तंत्र सबसे पहले देखते हैं। अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। ठीक है, क्रमवर्ती यानी कि सीक्वेंट और अक्रमवर्ती यानी कि इनसीक्वेंट। कभी कभी बुकों में अलग नाम दिया, कभी कभी अलग नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है, तो आप सीक्वेंट और इन सीक्वेंस से इनको याद रखेंगे। तो क्रमवर्ती में सबसे पहले अनुवर्ती, कॉन्सीक्वेंट, परवर्ती, सबसीक्वेंट और प्रति अनुवर्ती, ऑब्सीक्वेंट, नवानुवर्ती यानी कि प्री सीक्वेंट। तो ये चार प्रकार के क्रमवर्ती अपवाह तंत्र को हमने चार भागों में बांटा है और क्रमवर्ती अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है, पूर्ववर्ती एंड एंटीसीडेंट और अध्यारोपित या पूर्वरोपित, सुप्रीमपोज्ड। ठीक है, या सुपर इम्पोज्ड। एंटीसीडेंट और दूसरा क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज्ड। अब क्रमवर्ती को देखेंगे। प्रादेशिक ढाल का क्या करेगी, अनुसरण करेगी। जैसे ये चट्टानें हैं और यहाँ से नदियाँ निकल ली है, तो ये क्या करेगी, जहाँ को ढाल होगा उसी साइड को बहेंगी, तो इनको हम क्या कह देते हैं, सीक्वेंट। फिर है आपका अक्रमवर्ती, तो ये क्या करेंगी, प्रादेशिक जो ढाल होगा उसका अनुसरण नहीं करेगी। मान लीजिए ये नदी है और ये पहाड़ यहाँ पे बाद में बना है, तो क्या करेगा, ये नदी जैसे ये पहाड़ बनेगा, तो जैसे जैसे पहाड़ ऊंचा हो जाएगा, नदी इनके बीच से क्या करेगी, इनको काट के अपना रास्ता बनाती रहेगी, क्योंकि नदी यहाँ पे क्या थी, पहले से ही थी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करेगा। अगर ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती तो नदी यहाँ पे है, यहाँ बहती, लेकिन ये पहले से ही यहाँ बहती थी, तो इसने क्या किया, चट्टानों को काट के अपना रास्ता बना दिया। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल है सिंध और ब्रह्मपुत्र। अब देखिए जो क्रमवर्ती है वो चार प्रकार के हैं। अनुवर्ती, जैसे एक मेन नदी है और ये सीधी ऐसे बह के अपनी दिशा की ओर जा रही है। फिर है आपका परवर्ती, तो आपकी एक मेन नदी हो गई और इसकी कई एक क्या हुई, सहायक नदियाँ हो गई, जो अपोजिट साइड से आ रही हैं, उनको हमने क्या कह दिया, प्रवर्ती नदियाँ। और प्रति अनुवर्ती क्या होंगे, जो एक मेन नदी होगी, ये मान लीजिए मेन नदी है, तो इसके बाद इसकी अनेक सहायक नदियाँ होंगी, वो क्या हो जाएंगी, इनकी प्रति अनुवर्ती। और नवानुवर्ती, जो इसकी सहायक नदियाँ होंगी उसकी भी सहायक नदी क्या हो जाएगी, नवानुवर्ती। ठीक है, तो प्रति अनुवर्ती यहाँ से बही यहाँ गई, ठीक है, इससे मिली, यहाँ से एक नदी और आई, इसमें मिली, फिर ये जाके मेन नदी में मिल गई। यहाँ ऐसे ही इसमें एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई, और ये सारी नदियाँ जाके एक नदी में मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति अनुवर्ती। और नवानुवर्ती, ये जो सहायक नदियाँ थी इसमें एक और नई नदी मिलके आके मिल गई। जैसे मान लीजिए ये मेन नदी है, यहाँ से भी नदी आई, यहाँ से भी नदी आई, यहाँ से भी नदी आई, इसमें आके मिल गई, और फिर इसमें भी आके एक और नदी आके यहाँ पे मिल गई, उसे हमने क्या कह दिया, नवानुवर्ती नदी। ठीक है, उसके बाद आएगा अक्रमवर्ती। तो अक्रमवर्ती में सबसे पहले पूर्ववर्ती यानी कि एंटीसीडेंट, तो ढाल के विपरीत बहती है। यह उच्च भाग पर्वत के उठने से पहले से क्या होती है, यहाँ पे बह रही होती है। हमने शुरू में ही बताया था कि नदी यहाँ पे बह रही थी और ये पर्वत यहाँ पे उड़ गया, तो नदी ने क्या करा, अपना रास्ता ना बदल के इन पर्वतों को काट के अपने इनके बीच से निकल गई, जैसे सिंध और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अध्यारोपित या पूर्ववर्ती, तो इसे नदी अपहरण। ठीक है, तो ये क्या है, अध्यारोपित या पूर्ववर्ती के एग्जाम्पल थे। अब देखिए नदी अपहरण, नदी अपहरण में मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए दो नदी यहाँ पे बह रही, एक नदी यहाँ से बह रही थी, एक नदी यहाँ से बह रही थी। अब मान लीजिए दूसरी वाली नदी का क्या है, यहाँ ऊपर की साइड क्या है, ढाल, इस तरफ ढाल कम था, इस तरफ ढाल ज़्यादा था, ये तीव्र गति से बह रही थी, तो क्या करा, इस नदी को इस दूसरी वाली नदी ने अपने में मिला लिया और इधर ही की ओर इसका बहाव हो गया। ठीक है, इसको इस बात से समझिए। देखिए एक बार, मान लीजिए ये नदी यहाँ बह रही थी और ये नदी यहाँ बह रही थी, बीच में ये पर्वत है, तो क्या करा, अब ये नदी यहाँ से ऐसे धीरे धीरे क्या हुई, बढ़ती गई,
ये नदी यहाँ से इस पर्वत को काट रही थी, ये नदी यहाँ से इस पर्वत के काट रही थी। लास्ट में ऐसा समय आएगा कि जब दोनों नदियाँ आपस में क्या हो जाएंगी, इस पर्वत को बीच से पूरी तरीके से काट लेंगी और आपस में ये क्या करेंगी, मिल जाएंगी। तो जिस नदी का बहाव तेज होगा वो दूसरी वाली नदी को क्या करेगी, अपनी ओर इसको खींच लेगी, उसका बहाव इसी की तरफ हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम प्रतिरूप या पैटर्न। ठीक है, अब देखिए ये है प्रतिरूप। पैटर्न के कई प्रकार होते हैं। पहला है जालीनुमा, तो ये इसको हमने कह दिया नदी अपहरण। अब आता है प्रतिरूप। ठीक है, तो एक जिसका बहाव, जिस नदी का बहाव ज़्यादा होगा वो क्या करेगी, पहली वाली नदी का क्या कर लेगी, अपहरण कर लेगी, उसकी अपनी उसका बहाव अपने में मिला लेगी, अपनी साइड उसका बहाव, उसके बहाव को झुका लेगी। तो इसको हमने कह दिया नदी अपहरण। अब आता है प्रतिरूप या पैटर्न। तो प्रतिरूप कैसा क्या होता है, जालीनुमा यानी कि ट्रेलिस। जैसे सिंधु भूमि की नदी, मान लीजिए ये सिंधु भूमि है और यहाँ से भी आके नदी इसमें मिल ली, यहाँ से भी आके नदी मिल ली, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चारों ओर से नदी आके इसमें मिल रही है, तो उसको जालीनुमा संरचना हमने कह दिया। उसके बाद आएगा पादपाकार। तो अलग अलग ये मेन नदी हो गई। जैसे मान लीजिए गंगा नदी, यहाँ से भी नदी आके मिल रही है, यहाँ से भी आके मिल रही है, यहाँ से भी मिल रही है, तो ये पादप की जैसी आकृति बना रही है। इसको हमने क्या कह दिया, पादपाकार संरचना या फिर डेंड्राइटिक संरचना। उसके बाद आयताकार आता है। आयताकार देखिए रेक्टेंगुलर। अब एक ये मेन नदी हो गई, इसमें आके यहाँ से एक नदी आई, यहाँ से एक नदी आई और जाके फिर एक इस नदी से इसमें मिल गई, तो ये कैसा हो गया, रेक्टेंगुलर नदी, है ना। ऐसी नदी का एग्जाम्पल कौन सी है, कोसी नदी का। फिर आता है अरीय अपकेंद्री। तो ये एक नदी है। जैसे मान लीजिए ये मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत से सोन नदी भी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है, इंद्रावती भी निकलती है और महानदी भी निकलती है। तो ये क्या हो गया, अरीय अपकेंद्री या रेडियल शेप। ठीक है, उसके बाद आता है समानांतर। तो ये एक मेन नदी बह रही है और इसकी बहुत सारी क्या हो गई जाके, जैसे मान लीजिए इधर से हम समझते हैं, एक मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ से देखिए ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं और आके अरब सागर में मिल जाती है ना। तो एक जगह से नदियाँ निकलती हैं एक साइड से और आके कहीं मिल जाती हैं, तो वो समानांतर शेप हो गया। जैसे मान लीजिए मांडवी और जुआरी और सारावती या पेरियार, ये चारों नदियाँ जाके अरब सागर में गिरती हैं। मांडवी और जुआरी कहाँ है, गोवा में, और सारावती कर्नाटक में, और पेरियार कहाँ है, केरल में। तो ये सारी नदियाँ क्या हैं, आके अरब सागर में गिरती हैं। तो ये क्या हो गई, समानांतर नदी स्ट्रक्चर। उसके बाद देखते हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। तो अपवाह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा 26.2% कुल क्षेत्रफल का 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के 5 प्रदेशों से होकर ये क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, अब मैप में हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए ये गंगा है, गंगा निकलती है गोमुख से, और गोमुख से निकलती है और यहाँ देखिए प्रयागराज में आके ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है ना। और इधर एमपी से चंबल नदी यहाँ से आके इसमें यमुना में मिलती है। तो प्रयागराज में जाके ये किससे मिलती है, गंगा से। तो देखिए सबसे पहले ये उत्तराखंड से निकल रही है, तो उत्तराखंड इसका एक पहला स्टेट हो गया। हिमाचल प्रदेश दूसरा स्टेट, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा एरिया इसका है। तो गंगा जो है भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है और कुल लंबाई जो है भारत में 2525 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम झारखंड में। ठीक है, अपवाह क्षेत्र जो है सर्वाधिक यूपी में और न्यूनतम दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में यमुना बहती है, तो यमुना गंगा में आके मिलती है, तो वो भी उसकी सहायक नदी हो गई। तो अपवाह क्षेत्र जो गंगा का वो सबसे कम कहाँ है, दिल्ली में, और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। कुल 11 प्रदेशों से होकर इसका अपवाह तंत्र क्या होता है, गुजरता है। कुल देश जो है 4 देशों का पानी जो है, 4 देशों का पानी गंगा में आके मिलता है, भारत, नेपाल, चीन और बांग्लादेश।
और 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और गंगा एक्शन प्लान जो है वो कब किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में, लिख लीजिए, इसमें पूरा नहीं आया। 1985 में गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? 1985 में। नमामि गंगे 2016 में। जीवित व्यक्ति, तो गंगा को भी जो है वो जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है 2017 में। ठीक है, तो इसमें भी इसको बिल्कुल जैसे जीवित व्यक्ति जो होता है, जैसे स्वच्छ रहता है, नहाता धोता है, साफ सफाई रखता है, तो गंगा को भी ऐसे ही स्वच्छ रखने का जो है अधिकार दिया गया है, उसे भी साफ सफाई का अधिकार दिया गया है, इसलिए इसे जीवित व्यक्ति की संज्ञा में रखा गया है। गंगा स्मार्ट सिटी 2018 में। गंगा वृक्षारोपण डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2020 में। अब देखते हैं गंगा नदी का प्रवाह तंत्र। 5 प्रयाग है, 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो सबसे एक मेन जो हो गई वो अलकनंदा नदी हो गई, और अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है कहाँ? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में पिंडार आके मिलती है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी आके मिलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से आके मिलती है। इसको एक मैप के थ्रू हम समझते हैं, देख लीजिए ये। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, और गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में। और ये गंगोत्री एक ग्लेशियर है, और गंगोत्री ग्लेशियर से है, गंगोत्री एक जगह है जहाँ एक गोमुख, और गोमुख से जो है भागीरथी का उद्भव होता है, ये भागीरथी नदी आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक भिलांगना नदी है जो टिहरी में आके, कहाँ? टिहरी में आके किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है, और यहीं पे टिहरी डैम भी है। यहीं पे क्या है? टिहरी डैम भी है। और फिर देवप्रयाग में जो है वो आपके किससे मिलती है? देवप्रयाग में जो आपकी भागीरथी नदी है वो किससे मिलती है? गंगा से आके मिलती है यहाँ पे। ठीक है, गंगा से आके मिलती है। देवप्रयाग में ये आके अलकनंदा से मिलती है। ये कहाँ है? अलकनंदा जो है वो सतोबंद ग्लेशियर से निकलता है, अलकापुरी से। ठीक है, सतोबंद ग्लेशियर के अलकापुरी से क्या निकलती है? अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, अलकनंदा नदी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलकनंदा की जो सहायक नदियाँ हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे है नंदा देवी। नंदा देवी ग्लेशियर भी है यहाँ पे, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी है। ठीक है, तो ये जो नंदा देवी से आपकी निकलती है धौली गंगा, और धौली गंगा जो है अलकनंदा में जाके मिलती है विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद आती है दूसरी नंदाकिनी, और नंदाकिनी जो है वो कहाँ जाके मिलती है? नंद प्रयाग में। उसके बाद पिंडार नदी है, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है। और उसके बाद रुद्रप्रयाग में, यहाँ केदारनाथ के चौड़ाबाड़ी ताल से मंदाकिनी निकलती है, और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है, और यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। ठीक है, क्या पड़ता है? गंगा। उसके बाद एक स्थान आता है ऋषिकेश। ठीक है, और यहीं से इसका नाम क्या होता है? गंगा पड़ता है। और ऋषिकेश के बाद ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। ऋषिकेश में जो है वो राजा जी नेशनल पार्क है। ठीक है, देवप्रयाग से ये गंगा नाम से पुकारी जाती है, और उसके बाद ऋषिकेश में प्रवेश करती है, और ऋषिकेश में जो है राजा जी नेशनल पार्क है। उसके बाद ये हरिद्वार में जाती है, और हरिद्वार में ऋषिकेश के बाद ये मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। कहाँ? हरिद्वार में। उसके बाद ये कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। और यहीं से ये गंगा जो है उत्तराखंड का आखिरी बॉर्डर होता है। तो हरिद्वार से जो है गंगा मैदान में प्रवेश करती है, और बिजनौर से गंगा उत्तर प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। उसके बाद देखिए हमने गंगा के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की है, इसे देखिए। ये देखिए, यहाँ से ये भागीरथी है, और यहाँ से अलकनंदा आई। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे आई है, देखिए।
ऐसे करें। हाँ, ठीक है। तो ये है आपकी, देखिए यहाँ से भागीरथी है, यहाँ पे देखिए ये है आपकी भागीरथी और ये है अलकनंदा। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ये यहाँ से गंगा नाम से आगे बढ़ती है। फिर ये हरिद्वार में प्रवेश करती है, मैदानी इलाका है। और उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से। ठीक है, बिजनौर के बाद ये आपकी आती है कन्नौज में, और कन्नौज में ये मिलती है आपके किससे, रामगंगा नदी से। किससे मिलती है, रामगंगा नदी से। और ये दूधाटोली की पहाड़ियों से रामगंगा का उद्भव होता है, जो पौड़ी गढ़वाल में है। और यहीं पे आपके क्या है, रामगंगा नदी पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और ये आके इसमें मिलती है कन्नौज में। उसके बाद देखिए यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और कहाँ मिलती है, आके प्रयागराज में मिलती है। यमुना की सबसे यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और यहाँ पे देखिए यमुना की सहायक नदी जो है वो कौन सी है, चंबल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो देखिए फुलर झील पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी। ठीक है, और ये लखनऊ से होती हुई जो है कहाँ मिलती है, जाके यहाँ गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में ये जाके किससे मिलती है, गोमती नदी, गंगा से। उसके बाद एक नदी आपकी कर्मनाशा, जो बिहार के छपरा में जाके मिलती है, किससे, गंगा से। उसके बाद देखिए ये अब नेपाल के देखिए नेपाल से निकलती है कौन सी नदी, काली नदी, जिसे हम शारदा कहते हैं। और यहाँ से निकलती है गीवा नदी। ये कहाँ से है, मार्चा चुंग तिब्बत से निकलती है, कर्नाली नदी। ठीक है, कर्नाली नदी कहाँ किस में आके मिलती है, आपके गीवा नदी से। ठीक, और इसे कौरियाल नदी भी कहते हैं। और ये शारदा नदी फिर आके मिलती है आपके घाघरा में। और ठीक है, घाघरा में। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अयोध्या में इस नदी को सरयू भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आपको यहाँ आके मिलती है बिहार में। उसके बाद नीचे से देखिए मैकाल रेंज है, अमरकंटक, यहाँ से ये रिहंद नदी है, ये जाके किससे मिलती है, आपके पटना में गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद पुनपुन नदी है, ये भी आपके गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, सोनपुर। उसके बाद आता है यहाँ पे नेपाल से गंडक नदी या काली गंडक, ये आपको कहाँ मिलती है, हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर में जाके गंगा से मिलती है। उसके बाद बिहार के चंपारण से बूढ़ी गंडक जो है वो आके यहाँ मिलती है चंपारण में। ठीक, उसके बाद भागलपुर में कोसी आके मिलती है बिहार में। ठीक है, पहले कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता था। उसके बाद झारखंड में ये प्रवेश करती है, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ से। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में ये फिर से दो धाराओं में बढ़ जाती है। पहली धारा जो है वो क्या है, हुगली, और दूसरी जो है वो बांग्लादेश को चली जाती है। ठीक है, कलकत्ता हल्दिया, यहाँ पे कलकत्ता और हल्दिया, यहाँ पे दो बंदरगाह हैं भागीरथी नदी पे। और पहली ये जो है यहाँ पे दामोदर नदी आके भागीरथी में मिलती है, और यहाँ पर से फिर ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे दो नदी आपके बंदरगाह भी हैं, कलकत्ता और हल्दिया, दो नदी बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पर से ये दो नामों में विभक्त हो जाती है, भागीरथी और हुगली। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और एग्ज़ाम पास में है तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी लेक्चर्स को